नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रिंकर्स पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रशासन। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1773 से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर विचार करिए। तो पहला प्रावधान, इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में की गई थी। दूसरा प्रावधान है, इस एक्ट के तहत गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो पहला प्रावधान देखते हैं, इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में की गई थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली तो की गई थी, लेकिन दिल्ली में न करके कलकत्ता में की गई थी। कहाँ? कलकत्ता में। और इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? सर इम्पे। और दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो 1950 में की गई थी, जनवरी 1950 में। दूसरा है, इस एक्ट के तहत गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। दोस्तों, गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 और 2 दोनों गलत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1813 के एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला गवर्नर जनरल परिषद में एक स्थायी विधि सदस्य का गठन किया गया था। दूसरा, भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तीसरा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो जांच करते हैं पहले की। तो जब गवर्नर जनरल परिषद में एक स्थायी विधि सदस्य का गठन किया गया था। दोस्तों, स्थायी विधि सदस्य का गठन न करके अस्थायी किया गया था। अस्थायी विधि सदस्य था। जो पहला विधि सदस्य कौन सा था? लॉर्ड मैकाले। दूसरा है, भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों, यह बात सही, 1813 के एक्ट में ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारतीय व्यापार खोल दिया गया था, लेकिन सभी चीज़ों के लिए न खोलकर चीनी और चाय के व्यापार पर कंपनी का अभी भी एकाधिकार बना हुआ था। तीसरा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भारत का गवर्नर बना दिया गया था। दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल न बनाकर बंगाल का गवर्नर बनाया था। भारत का बनाया था 1833 के एक्ट के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाता है, ये पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश वाले। दूसरा है, तीनों सही है। गलत पूछा है तो तीनों गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1833 के एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, इस एक्ट के तहत दास प्रथा के अंत का उल्लेख किया गया था। बी है, भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोला गया। सी है, इस एक्ट के तहत विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो पहले की बात करें तो दास प्रथा के अंत का उल्लेख किया गया था, यह बात सही है, उल्लेख किया गया था। लेकिन पूछे कि पूर्णतः इसका अंत व्यावहारिक रूप में कब हुआ था? तो 1843 में हुआ था। दूसरा है, भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। हाँ, 1833 के एक्ट के तहत पूर्णतः कंपनी के एक अधिकार से यह भारतीय व्यापार हटके सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। तीसरा है, इस एक्ट के तहत विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी, यह गलत है। इस एक्ट के तहत न करके 1861 के एक्ट के तहत की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ए और बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव और ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग पर एकमात्र जो है सबसे पहले इसी के ऊपर लगा था महाभियोग, लेकिन ये पास नहीं हुआ था, ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। बात करते इसके ऊपर महाभियोग क्यों लगाया था? इसके दो कारण थे। एक तो था अवध की बेगमों से धन लूटने के कारण, इसके द्वारा अवध की बेगमों से धन लूटा। दूसरा है, नंदलाल को गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट से इसने फांसी दिला दी गई थी, इस कारण इसके ऊपर महाभियोग लगाया था। लेकिन कई बार क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि इसके महाभियोग लगाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो उसका नाम है फिलिप फ्रांसिस को इसका श्रेय दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ की शुरुआत करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसके ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम पर्सनल लॉ की शुरुआत की थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ कोई शरीयत का लॉ नहीं है। क्या? अब बात करते हैं शरीयत लॉ क्या होता है। दोस्तों, शरीयत लॉ उसे कहते हैं जिसमें जो इस्लामिक समाज है उसके द्वारा इसी लॉ से उनका शासन चलता है।
उनका समाज का संचालन इसी से होता है, उसे शरीयत लॉ कहते हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? जब वारेन हेस्टिंग ने न्याय का और कर का अधिकार पृथक किया था, तब मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम लॉ चलता था और हिंदुओं के ऊपर हिंदुओं का लॉ चलता था। तभी मुस्लिमों में जो मौलवी थे उनके द्वारा शरीयत के लॉ या उनके द्वारा मुस्लिमों की जो विधि थी उनका एक संकलन तैयार किया गया था। इसी संकलन को मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं, जो कि मौलवियों के द्वारा तैयार किया गया था। और शरीयत लॉ उसे कहते हैं जिस विधि का, जिस लॉ का इस्लामिक समाज में संचालन होता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को किसी भी तरह आप शरीयत का लॉ मत समझना, यह मौलवियों के द्वारा की गई व्याख्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत अंग्रेजों को भारत में ज़मीन खरीदने का अधिकार दिया गया था, अर्थात संपत्ति का अधिकार? तो इसका ऑप्शन ए है 1833 का एक्ट, ऑप्शन बी है 1813 का एक्ट, ऑप्शन सी है 1793 का एक्ट और ऑप्शन डी है 1773 का एक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1833 के एक्ट के तहत इन्हें संपत्ति जमीन खरीदने का अधिकार भी दे दिया गया था। वो ब्रिटिश व्यापारी यहाँ पर आने के व्यापार कर सकते हैं, यहाँ पर जगह जमीन यहाँ रहने की सुविधा। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए विलियम जोन्स द्वारा, ऑप्शन बी चार्ल्स विलिंकन्स द्वारा, ऑप्शन सी जोनार्थन डंकन द्वारा, ऑप्शन डी विवेक देवरॉय द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विलियम जोन्स के द्वारा। निम्न में से कौन सा सही है? पहला 1767 से 69 पहला आंग्ल मराठा युद्ध, 1790 से 92 थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, 1824 से 26 आंग्ल वर्मा युद्ध, 1845 से 55 आंग्ल नेपाल युद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1890 से 92 थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और 1824 से 26 आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, 1845 से 46 में हुआ था आंग्ल वर्मा युद्ध का सेकंड आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें फर्स्ट मैसूर युद्ध हुआ था इस टाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, मतलब ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न समितियों में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है मैकालगन समिति सहकारी बैंक, दूसरा है फ्रेजर कमीशन पुलिस सुधार, तीसरा है यंग कमीशन बेरोजगारी से संबंधित और वेलबी कमीशन धन निष्कासन से संबंधित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यंग कमीशन। यह बेरोजगारी से संबंधित न होकर मुद्रा से संबंधित था। ठीक है, बाकी ये सही है, मैकालगन संबंधित सहकारी बैंक से संबंधित, फ्रेजर पुलिस से और रेलवे धन निष्कासन से। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन है सर चार्ल्स मेटकाफ द्वारा, बी है चार्ल्स विलियम बेंटिंग, सी है लॉर्ड मेयो और तीसरा है लॉर्ड क्लिंटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर चार्ल्स मेटकाफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड लिथिगो और सी लॉरेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग। यह एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल था। इसी गवर्नर जनरल के काल में, इसका काल था 1921 से लेके 1926 तक का था। इसमें रोलेक्ट एक्ट से संबंधित घटना या मोपेलो जो विद्रोह केरल में हुआ था, या बात करें चोरा चोरी कांड, सब कार्य इसी के कार्यकाल में घटित हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोकासा का संबंध किससे है? ए भूमि अनुदान, बी ईरानी परंपरा, सी सैनिक टुकड़ी, डी पुर्तगाली फल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूमि अनुदान है, जो ना नगद वेतन के बदले भूमि का अनुदान किया जाता है। यह विशेषकर मराठा शासन में चलता था, क्योंकि मराठा शासन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ध्यान रखना, मोकासा का संबंध भूमि अनुदान से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक संस्था को स्थायी दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1861 में, ऑप्शन बी 1910 में, ऑप्शन सी 1906 में और ऑप्शन डी 1902 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1906 में। दोस्तों बात करें कि पुरातात्विक संस्था की स्थापना कब की थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और
मेन ध्यान रखने वाली बात यह है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो कल्चर संस्कृति मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू करने वाली पहली रियासत कौन थी? तो इसके ऑप्शन से बड़ौदा रियासत, दूसरा मैसूर रियासत, तीसरा सिंध रियासत और चौथा होलकर रियासत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बड़ौदा रियासत, जो पहली रियासत थी जिसने भारत में प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू की गई थी। अभी की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से फ्री शिक्षा की बात की गई है, अनिवार्य और फ्री। और 86 संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21 क में और प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।